जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप भी उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न मैट 2010 में आया हुआ है। एक पंक्ति में 5 घर A, B, C, D और E हैं। A, B के दाएं और जो A है वो B के राइट साइड में है और C के बाएं हैं, यानी कि C के लेफ्ट साइड में है A। ओके, अब E A के दाएं हैं। E जो है वो A के राइट साइड में है और B D के दाएं हैं। जो B है वो D के राइट साइड में है। कौन सा घर मध्य में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो A जो है वो मध्य में है, यानी कि ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। यह प्रश्न GPSC 2014 में आया हुआ है। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। हमें सही समय बताना है। तो ये प्रतिबिंबित समय जो दर्पण में घड़ी बता रही है 8:30 बजे हैं। ओके, हमें सही समय यानी कि वास्तविक समय बताना है। उसके लिए तरीका होता है 12 में से जो प्रतिबिंबित समय है यानी कि 8:30, उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो माइनस देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम 60 में से 30 को माइनस करेंगे। ओके, 60 में से 30 गया तो 30, और यहाँ पर हम 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 3:30 अभी वास्तविक समय है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न RRB 2018 में आया हुआ है। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 11 जनवरी 2018 से 10 जनवरी 2019 तक कितने दिन हुए? 365 दिन हुए, क्योंकि ये एक सामान्य वर्ष है और एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये दोनों ही लीप ईयर नहीं है। ओके, उसके बाद जनवरी के कितने बचे? 21 बचे। फरवरी के दिन हुए 28, मार्च के हुए 31, अप्रैल के हुए 30, मई के हुए 31 और जून के हुए 10 दिन। क्योंकि यहाँ पे 11 जून तक हमें फाइंड करना है, तो हम 10 जून तक दिन लेंगे। इन सभी का टोटल होगा हमारा 516। ओके, टोटल दिन हुए 516। 11 जनवरी 2018 से लेकर 11 जून 2019 तक टोटल दिन हुए 516। ओके, अब इस 516 को हम 7 से कर देंगे भाग। 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जितने भी टोटल दिन हमें फाइंड होंगे उसको हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर यहाँ पर 5 मिला शेष। ओके, अब जो गुरुवार है, गुरुवार में अगले 5 दिन जोड़ देंगे, वही दिन 11 जून को होगा। तो गुरुवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो देखो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार हमारा दिन होगा 11 जून 2019 को। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें जो है ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? यदि 2018 को हम 4 से भाग करें तो 4 पंजे 20, 18। ओके, यहाँ पे 0, 4 चौक 16 और यहाँ पर बच रहा है 2 शेष। तो ये जो 2018 है वो लीप ईयर नहीं है। इसी प्रकार यदि आप 2019 को 4 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा, क्योंकि वो भी लीप ईयर नहीं है। तो इस तरह से आप दी हुई डेट को दिन फाइंड कर सकते हैं। यह प्रश्न UPSC 2018 में आया हुआ है। यदि गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? ये हमें समीकरण दिया है। हमने इसको जो दिए गए निशान हैं उसके अकॉर्डिंग चिन्ह को परिवर्तित करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास का रूल, जिसमें सबसे पहले होता है डिवाइड। तो देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 7 माइनस 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ओके, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 31 और 4 का। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा 1 2 4 प्लस 11। अब जो भी नंबर प्लस के हैं उनको पहले प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 124 प्लस 11, तो यहाँ पे इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 142 माइनस 4। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 142 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 138, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। संख्या 96, 71, 285 बाएं से दाएं यानी कि लेफ़्ट टू राइट में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वो आरोही क्रम में लगाने पर होंगे। तो सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लगाएंगे। ये हमारी संख्या है, इसको हमने आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, बढ़ते क्रम में लगाया। 1 2 5 6 7 8 9। ओके, अब इसमें पूछा है ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वो आरोही क्रम में लगाने पर हैं, यानी कि सेम प्लेस पे, जिसका कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा, वो कौन सा नंबर है। देखो, जब संख्या थी तब भी 8 यहाँ पर था, और जब हमने इसको आरोही क्रम में लिखा तब भी 8 यहीं पर ही है, यानी कि 8 का प्लेस चेंज नहीं हुआ, वो वहीं पर है जहाँ पर पहले था। ओके, तो एक नंबर ऐसा है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। यह प्रश्न यूपीएससी 2016 में आया हुआ है। एक परीक्षा में 5 छात्र ABCDE उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले, B को कुल 40 अंक मिले। ओके, तो A को कितने अंक मिले ये हमें बताना है। अब सबसे पहले जिसको कुल मिले हैं पहले हम वो लिख लेंगे। B को कुल अंक 40 मिले, तो B को मिले 40 अंक। ओके, उसके बाद बात करते हैं E की। E को B से 22 अंक अधिक मिले। ओके, B से 22 अंक अधिक, तो B के 40 हैं और 22 अंक अधिक मिले, तो 40 प्लस 22 हो गए 62। उसके बाद बात करते हैं D की। तो D के लिए इसमें कहा गया है D को B से 10 अंक अधिक मिले। D को B से 10 अंक अधिक मिले, तो B के हैं 40 और 10 अंक अधिक मिले, तो ये हो गए 50 D के। ओके, उसके बाद A की बात करते हैं। A के लिए कहा गया है D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले, यानी कि देखो A को A से 20 अंक कम मिले, किसको? D को, तो यानी D के कितने हैं? 50 हैं। ओके, और जब 20 अंक कम मिले होंगे तो इसमें 20 अंक हम प्लस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 70। और अब बात करते हैं C की। तो C के लिए कहा गया है C को B से 5 अंक कम मिले, तो C को B से 5 अंक कम मिले तो माइनस कर दिए, तो 40 माइनस 5 हो गया 35। इस तरह से A को मिले 70 अंक। A की बात दोबारा कर लेते हैं। D को B से 10 अंक अधिक मिले, D को B से, B के कितने हैं 40 और 10 अंक अधिक मिले D को, तो कितने हो गए 50। और उसने कहा है A से 20 अंक कम मिले, A से 20 अंक कम मिले, यानी कि 70 माइनस 20 कितने हो गए 50। ये D के हो गए 50। अब A के यदि 70 होंगे तभी तो D को 20 अंक कम मिलेंगे, तो 50 बनेगा। यही इस सम में लॉजिक है कि A को कितने मिले, इसको, इस बात को ध्यान से पढ़ो। D को B से 10 अंक अधिक मिले, देखो D को B से 10 अंक अधिक मिले तो 50 बने। और अगली बात उसने कही है A से 20 अंक कम मिले। ओके, किसको? D को, तो D के कितने मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं, तो A से 20 अंक कम हैं। इस बात को ध्यान देना कि A से 20 अंक कम हैं, तो A के यदि 70 होंगे तभी तो D को 50 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि D को A से 20 अंक कम मिले। ओके, तो A के 70 होंगे तभी तो D के 50 बनेंगे, क्योंकि D के A से 20 अंक कम है, तो 70 माइनस 20 होगा यहाँ पर 50 और A को मिलेंगे 70 अंक, यानी कि ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर 70।
यह प्रश्न एसएससी 2017 में आया है। सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे। माना सुमित और अमित की वर्तमान आयु 3x और 4x है। जो यहाँ पे 3:4 दिया है उसको हमने 3x और 4x लिख दिया है। ओके, प्रश्नानुसार 3x + 20 = 62। देखिए किस तरह से, यदि 20 वर्ष के बाद जब भी पश्चात आए, बाद आए, तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं। सुमित की आयु कितनी है यहाँ पर देखो, सुमित की आयु है 3x। ओके, सुमित की आयु है 3x, तो इसने बोला है 20 वर्ष के बाद, तो पश्चात होगा तो हम प्लस करेंगे। सुमित की आयु 62 वर्ष होगी। अब देखो सुमित की आयु है 3x, तो यहाँ पे 3x, और 20 वर्ष के बाद है तो यहाँ +20, और 62 वर्ष तो यहाँ पे 62 लिख देंगे। ओके, 3x एज इट इज़, 20 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का, 62 में से 20 को माइनस करो तो 42। अब 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, मतलब इस तरह से 42/3, तो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो हमारा x = आएगा 14। ओके, अब अमित की वर्तमान आयु देखो, अमित की वर्तमान आयु कितनी है 4x। ओके, तो 4x, अमित की वर्तमान आयु 4x, x की जगह फिल करेंगे 14, तो 14 चौके हो जाएगा 56, यानी कि अमित की वर्तमान आयु है 56 वर्ष। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न जीपीएससी 2019 में आया हुआ है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर ये सर्कल है और इसमें संख्याएं दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें देखो एक ट्रिक यूज़ करते हैं। 35 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा ये वाला 42। ओके, इसी प्रकार 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला 4। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे उल्टाएंगे, देखो कैसे, 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 36। ओके, इसी प्रकार 35 - 30 करेंगे, 35 - 30 तो 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जिसमें दिया है 10। यह प्रश्न यूपीएससी CSAT 2012 में आया हुआ है और ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम है। संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है। आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? रिश्वत दे देंगे। ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे। रिश्वत के इशारों के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास सहायता के लिए जाएंगे, एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या करेंगे। इस परिस्थिति में समस्या प्रश्न पर आधारित है, चूंकि अधिकारी स्पष्टतः रिश्वत नहीं मांग रहा, केवल इशारे कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके इशारों पर ध्यान दिए बगैर अपने आवेदन पर डटे रहना समाधान होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह प्रश्न एसएससी CGL 2013 में पूछा गया है। मैट्रिक्स टेस्ट का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को संख्याओं के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उसमें संख्याओं के समुच्चय को विकल्प के रूप में आव्यूह के अनुसार दिया गया है, जिसके स्तंभों तथा पंक्तियों को 1 से 6 तक अंकित किया गया है। इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले आव्यूह की पंक्ति मतलब यहाँ से, और बाद में उसके स्तंभ मतलब ये ऊपर वाला से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे a को 42, देखो यहाँ पर a है तो यहाँ से 4 मतलब कहाँ से आया? पंक्ति से, और 2 आया स्तंभ से, तो ये बन गया a के लिए 42। और s को 21, अब देखो s कहाँ पर है हमारा? s को बोल रहा है 21, तो ये देखो ये रहा s, है ना,
एस को 21 बोला है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो इसलिए एस के लिए 21 से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको प्ले शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो पी है यहाँ पर। ओके, पी के लिए यहाँ से 1 और यहाँ से 5, तो बना 15। उसके बाद है 43, तो देखो 4 यहाँ से पी के लिए और 3 यहाँ से, तो ये बन गया 43। उसके बाद एल के लिए 36, एल के लिए 36, तो 3 यहाँ से होगा। ओके, और 6 यहाँ से होगा, तो ये हो गया 36। उसके बाद 65, तो देखो 6 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो ये हो गया 65। अब ए की बात करते हैं। ए के लिए है 42, तो देखो 4 यहाँ से, ये रहा ए, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो ये बना 42। उसके बाद है 46, यानी कि 4 ये रहा, देखो 4 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो ए के लिए दूसरा नंबर आया 46। उसके बाद है 62, यानी कि देखो 6 यहाँ से, यहाँ पर ए है, 6 यहाँ से और फिर 2 यहाँ से। ओके, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। पहला डिजिट पंक्ति से लेना है और दूसरा डिजिट स्तंभ से लेना है, तो ये हो गया 62। अब y के लिए, y में दिया है 45, तो देखो y का 45, y कहाँ है हमारा, ये रहा y, है ना। y के लिए यहाँ से 4 और यहाँ से 5, तो ये बना हमारा 45। तो अब इसके लिए प्ले शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखो जो इसमें लास्ट नंबर है 43, 65 एल के लिए, ए के लिए 62 और वाई के लिए एक ही नंबर है 45। तो 43, 65, 62, 45 ये हमारे ऑप्शन डी में है। देखो 43, 65, 62, 45, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न यूपीएससी 2018 में आया हुआ है। वेन आरेख का प्रश्न है। वेन आरेख की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमें 4 आकृति दी गई हैं और हमें जो कहा गया है कि कुछ फेरी वाले, जब भी कुछ आ जाए यानी कि दोनों में से हमें थोड़ा थोड़ा लेना है। तो यानी कि देखो ये हो गया फेरी वाले और ये हो गए लखपति, यानी कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो फेरी वाले में से भी थोड़ा सा लेंगे और लखपति में से भी थोड़ा सा लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में आएगा। तो जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पे हम फिल कर देंगे, यानी कि थोड़े फेरी वाले जो हैं वो लखपति भी हैं। दोनों में से थोड़ा थोड़ा हम पोर्शन लेंगे तो ये पोर्शन हमारा फिल होगा। ओके, तो ये आकृति जो है हमारी इस वाक्य को सत्यापित करती है कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न मैट 2010 में आया हुआ है। एक घन में सदैव होते हैं। घन में क्या क्या होता है? घन में होते हैं 8 कोने, 6 फलक, 12 किनारे या ये सभी। एक घन में 8 कोने भी होते हैं, 6 फलक भी होते हैं और 12 किनारे भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न बीएड 2012 में आया हुआ है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से सीरीज बन रही है। 4 × 2, 2 × 3 एंड 3 × 3। 4 × 2, 2 × 3 और 3 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 72। ओके, तो ये एक सीरीज बन गई। इसी प्रकार अब इस वाली फिगर में जाते हैं। 9 × 4, ये 9 × 4, 4 × 2, 4 × 2 और फिर 2 × 10। ओके, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला आंसर 720, जो कि करेक्ट है। तो ये दोनों सीरीज हमारी सेम है। इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 6 × 20, ये 20 से मल्टीप्लाई, फिर 20 × 6, फिर 6 × 1, तो हमें आंसर मिलेगा 720, यानी कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो होगी 720। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2013 में आया है। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर हम माना रहीम की आयु x वर्ष, चाचा की आयु y वर्ष। अब दोनों की आयु का अंतर है 30 वर्ष। ओके, तो बड़ा कौन होगा?
चाचा, तो चाचा हमने माना है y, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो मिलेगा 30, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। उसके बाद इसने बोला है 7 वर्ष बाद, जब भी बाद होगा तो हम प्लस करेंगे। ओके, 7 वर्ष बाद रहीम की आयु में 7 जोड़ देंगे और चाचा की आयु में भी 7 जोड़ देंगे। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, क्या बोल रहा है, योग, यानी कि प्लस 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। x का x, y का y, 7 और 7 प्लस किया तो 14, यहाँ पे 66 प्लस 14 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -14 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 52। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ने पर इस समीकरण को और इस समीकरण को प्लस करेंगे। देखो यहाँ प्लस किया है। ओके, -x + x हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, और y और y हो गया 2y, इन दोनों को प्लस किया तो 82। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी कि इस तरह से 82/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 41, यानी कि y = 41। y हमने लेट किया है चाचा की आयु, जो कि हमें फाइंड करनी थी, तो चाचा की आयु आई है 41 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न यूपीएससी 2016 में आया है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। कक्षा में कितने छात्रों ने न संगीत और न ही कला लिया है? तो इसमें देखो, हम इसे वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। टोटल बच्चे, छात्रों की संख्या है 50, तो यहाँ पे 50 लिख दिया। उसके बाद 18 ने संगीत लिया है, तो 18 में से इस 2 को पहले हम माइनस कर देंगे, तो 18 - 2 कितना हो गया, 16, तो 16 ने लिया है संगीत। ओके, उसके बाद 26 ने कला, 26 में से भी इस 2 को हम कर देंगे माइनस, 26 - 2 कितना हुआ, 24। तो अब 24 ने कला, ओके, 24 ने कला लिया है और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं, इसलिए ये यहाँ पर बीच में आ गया। 2 को 18 में से माइनस किया और 2 को ही 26 में से माइनस किया, तो 16 ने लिया संगीत और 24 ने लिया कला, और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं, इसलिए वो बीच में है। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कक्षा में ना तो संगीत और ना ही कला लेने वाले छात्रों की संख्या 50 में से माइनस कर देंगे, ये वाला 16, ये वाला 2 और ये वाला 24, इन तीनों का प्लस हो जाएगा 42। 50 में से 42 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कक्षा में 8 छात्रों ने संगीत और ना ही कला लिया है, ना तो संगीत लिया है और ना ही कला लिया है 8 छात्रों ने। ओके, यह प्रश्न यूपीएससी 2018 में आया हुआ है। यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा है, तो हमें ये जो वैल्यू दी गई है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करने पर, यानी कि देखो यहाँ पर गुणा था, इसका हमने माइनस किया, यहाँ पर माइनस था, इसका भाग किया, यहाँ पर गुणा था, इसका माइनस किया, यहाँ प्लस था, इसका गुणा किया, यहाँ गुणा का माइनस, यहाँ प्लस का गुणा, यहाँ भाग का प्लस। ओके, सबसे पहले हमने चिन्ह परिवर्तित करके लिख दिया जो हमें दिए गए थे। अब यहाँ पर बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट वाला देखते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे। देखो यहाँ ब्रैकेट है, 16 - 4 यानी कि 12 हो गया। अब इसका ब्रैकेट हट गया, भाग का भाग 3 - 4। नीचे वाले में ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। डिवाइड देखते हैं, डिवाइड है कहीं, नहीं, डिवाइड भी नहीं है। फिर मल्टीप्लाई है, देखो 8 दूनी 16, 15 तिया 45 + 1। ओके, यहाँ पे ये सॉल्व हुआ। अब फिर से इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड हाँ है, देखो 3 से 12 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 4। ओके, और -4 एज इट इज़। अब नीचे सबसे पहले देखो डिवाइड है, डिवाइड नहीं है। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी नहीं है।
फिर ऐड है, हाँ ऐड है 16 और 1, 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया, और -45 एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 में से 4 जाएगा 0 है ना, 4 यहाँ पे कर देती हूँ, 4 में से 4 गया 0 अपॉन 45 में से 17 गया, 45 में से 17, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे आया 0/28 माइनस का 28। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न मैट 2010 में आया हुआ है। संख्या 539816 में ऐसे कितने अंक युग्म हैं, ओके युग्म, जिनके बीच उतने ही अंक हैं जितने कि जब इन अंकों को घटते क्रम में रखने पर होते हैं। तो ये हमारी संख्या है, इसको हमने अवरोही क्रम में लिखा, देखो यहाँ पे गलती हो गई है, अवरोही। ओके, अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। ओके, तो इसमें अब देखो कौन कौन से युग्म है, ये संख्या है और ये हमने इसका अवरोही क्रम लिखा। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, जो इसमें भी पेयर था और अवरोही क्रम में लिखने पर भी पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 8 और 5 3। ओके, ये संख्या थी, इसको अवरोही क्रम में लिखा, तो इसमें पूछ रहा है कितने अंक युग्म हैं, यानी कि कितने नंबर्स के पेयर यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। देखो 5 3 और 9 8, तो कितने युग्म हुए, 2 हुए, 1 और 1 2। देखो यहाँ पे हम युग्म लिखेंगे इस तरह से 5 3 और 9 8, और 1 6 का कोई युग्म यहाँ पे देखो 1 6 है, लेकिन यहाँ पे 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो युग्म तो बना ही नहीं, तो इसलिए ये नंबर ऐसे ही रहेंगे, यानी कि हमारे 1 और 1 2 युग्म बने। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न रेलवे 2011 के एग्जाम में आया हुआ है। यदि संख्या 53 21 648 के अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी। तो ये हमारी संख्या है, इसको हमने आरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, 1 2 3 4 5 6 8। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें पूछा है कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी। तो देखो ये हमारी संख्या थी, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और यहाँ पे जो 8 है उसकी स्थिति वही है जो संख्या में थी। तो हमारा ऑप्शन ए जिसमें 1 दिया है वो होगा करेक्ट आंसर। यह प्रश्न जीपीएससी 2014 में आया हुआ है। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। एक साधारण वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन पर समाप्त होता है, इसलिए 31 दिसंबर 2006 को भी रविवार होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो साल समाप्त होगा 31 दिसंबर 2006 को, तो उस दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। अतः 1 जनवरी 2007 को सोमवार होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न आरआरबी 2018 में आया हुआ है। सुषमा का दंत चिकित्सक के पास 7:20 शाम का समय मिलने का तय था। दंत चिकित्सक के कक्ष में घुसते समय उसने दीवार घड़ी की प्रति छवि देखी। घड़ी की सुइयां 4:40 दिखा रही थी। वह जानती थी कि प्रति छाया होने के कारण यह सही समय नहीं है। वह नियत समय से 20 मिनट देर से है, 20 मिनट पहले है, ठीक समय पर है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम समय देख लेते हैं कि सही समय क्या है। प्रतिबिंबित समय है 4:40 और वास्तविक समय है 7:20। देखो कैसे हम कैसे माइनस करते हैं सही समय। 12 में से जो प्रतिबिंबित समय है यानी कि 4:40 उसको हम कर देंगे माइनस। तो माइनस कैसे करते हैं, ये हमारे मिनट्स हैं यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में से 40 मिनट को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 20 मिनट। ओके, और यहाँ पे रह जाएगा 11। 11 में से आप 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 7, यानी कि सही समय है 7:20। तो देख लेते हैं
वास्तविक समय है 7:20 और उसका जो अपॉइंटमेंट था सुषमा का वो भी था कितने का, 7:20 का, यानी कि वह ठीक समय पर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2017 में आया हुआ है। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। अब दक्षिण दिशा होती है, देखो इस तरफ से ये एरो बनाया है, ये दक्षिण दिशा कहलाती है। ओके, तो ये इस तरह से बैठे हैं दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। ये मोहन बालू और राजू के बीच में है। ओके, और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। ये राजू है और ये प्रवीण के निकट दाईं ओर है। देखो इस तरफ से एरो जाएगा तो ये दाईं ओर कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि राजू प्रवीण के दाईं ओर, मतलब कि राजू जो है प्रवीण के राइट साइड में बैठा है। ओके, इसी तरह अमित, जो ये अमित है, बालू के दाईं ओर है, यानी कि बालू के राइट साइड में है। कौन, अमित। तो इसने पूछा है तो सबसे दाईं ओर कौन है। देखो हम इस तरफ से जाते हैं तो ये राइट साइड यानी कि दाईं ओर होता है। तो दाईं ओर यानी कि राइट साइड में सबसे बैठा है अमित। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2013 में आया हुआ है। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। देखो ये दिशाएं हैं हमारी, पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। अब इसने कहा है कि पूरब की ओर जा रहा है। ओके, तो ए का ये प्रारंभिक स्थान है और वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ओके, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे रुका, खुद के ही लेफ्ट साइड उसने फिर टर्न किया और वो फिर 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वह फिर, अब यहाँ मैं बाईं ओर लिखना भूल गई हूँ, बाईं ओर। ओके, फिर वह यहाँ पे रुका और फिर उसने फिर लेफ्ट साइड टर्न किया और वो फिर 3 किलोमीटर चला और फिर यहाँ पर आकर रुक गया। ये उसका हो गया अंतिम स्थान। अब इसने क्या पूछा है, ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखो ये इसका प्रारंभिक स्थान है और यहाँ पे आके वो रुक गया। तो ये जो अंतिम स्थान है वो हुआ उत्तर दिशा में, यानी कि ए अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है। कहाँ पर है, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो उत्तर दिशा यहाँ पर ही होती है ना, तो ये यहाँ उत्तर दिशा दिखा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से ए उत्तर दिशा में है। ओके।